ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और टाइप्स ऑफ सेल्स हमने डिस्कस किया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और उसके बाद से हमने फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इनके स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस की हम बात करें तो जस्ट लाइक जैसे कि सेल के अंदर according to the definition of the cell is the structural as well as the functional unit of the body. सेल जो है वो पूरी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिकॉज हमारी बॉडी जो होती है वो सेल के मिलने से बनती है, एंड इट इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट, बिकॉज बॉडी के में जितने सारे फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल में भी होते हैं. तो ऑब्वियसली जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वी हैव ब्रेन जो है, जो हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटीज को, पूरी फंक्शंस को, पूरे बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है. इन द सेम वे इनसाइड द सेल देयर मस्ट बी कंट्रोलिंग ऑथोरिटी, जो कि सेल के सारे पार्ट को कंट्रोल करे, उसको कोऑर्डिनेट करे, एंड दैट इज न्यूक्लियस. तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी और कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, और इट कैन बी ऑल्सो द ब्रेन ऑफ द सेल. तो एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन first of all discovered nucleus. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल और ऑल्सो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. अब इसकी हम पोजीशन की बात करें तो सेल के अंदर बेसिकली, अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जनरली बिल्कुल बीचों बीच एट द सेंटर ऑफ द सेल देयर इज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. बट इन केस ऑफ द प्लांट सेल की जब फॉर्मेशन होती है तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बट एज द सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है, सेल में डेवलपमेंट होती है, उसकी साइज बढ़ती है, तो सेल के अंदर एक वैक्यूल डेवलप होना शुरू होता है. दैट इज इन द केस ऑफ प्लांट सेल. और वैक्यूल जो है, वैक्यूल धीरे धीरे इंक्रीज होकर के न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड में कर देता है. तो इन केस ऑफ अ मैच्योर प्लांट सेल इट इज फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल, आसपास के एरिया में मिलता है. लेकिन एनिमल सेल में जनरली इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल, अ बिग न्यूक्लियस इज फाउंड. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 1. मोस्ट ऑफ द सेल्स में जो न्यूक्लियस का नंबर होता है दैट इज 1, बट इन सम केसेस लाइक पैरामीशियम इज बाइन्यूक्लिएट, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस. तो अगर इसकी पोजीशन की हम बात करें तो फाउंड इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल, बट एट पेरिफेरी इन प्लांट सेल. तो अब जैसे अगर इसके हम स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अब जो मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, जगह जगह इसमें गैप होती है, एंड दिस गैप इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स. इसके साथ ही न्यूक्लियस के साथ ही एक सेल ऑर्गेनल अटैच्ड होता है, एंड दैट सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, बट चूंकि न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है इसलिए हम यहां पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं.
So this is endoplasmic reticulum, membrane bound tubules like structures. एंड अब इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर की स्ट्रक्चर होती है एंड दिस डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस व्हिच इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड दिस इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड अगेन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, काफी सारे जैसे थ्रेड्स हैं, धागे हैं, वो आपस में उलझे हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन. क्रोमैटिन फर्दर कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए एंड अगेन इसके अंदर फिर एक लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. तो पूरी की पूरी न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस के अंदर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and then we have nucleoplasm. और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर है हमारे पास. एक जो डार्क कलर स्ट्रक्चर है दिस इज न्यूक्लियोलस, और जो इंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज क्रोमैटिन. तो लेबलिंग करते हैं हम इसकी. दिस वन इज न्यूक्लियर membrane. This is nuclear membrane. This is nuclear pore. Then we have nucleoplasm. और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है आपके पास जो डार्क कलर स्ट्रक्चर है दिस इज न्यूक्लियोलस, और ये जो इंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन. क्रोमैटिन फर्दर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? मैंने बोला दिस इज द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी ऑफ द सेल. सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस. We all are very similar to our parents. हम सभी अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से, अपने फादर से, अपने क्लोज रिलेटिव से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, ग्रैंड पेरेंट्स से काफी सिमिलरिटी शो करते हैं. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमैटिन. बिकॉज ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड जीन्स. जीन्स आर द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए which are responsible for the transfer of characters from one generation to another. ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला यहाँ पे न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोमल फैक्ट्री. दिस इज कॉल्ड राइबोसोमल फैक्ट्री. राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल. क्यों? इस न्यूक्लियोलस आरएनए और प्रोटीन का बना होता है और ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है. राइबोसोम्स आर फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ये बनता है और न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो राइबोसोम्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन की फॉर्मेशन राइबोसोम्स करते हैं और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करेगा? न्यूक्लियोलस करेगा. आफ्टर देयर फॉर्मेशन ये फिर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू. तो न्यूक्लियर पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के कंटेंट को सेल के बाकी कंटेंट से अलग करता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में नहीं होती एंड दैट्स व्हाई वहां पे हम बोलते हैं कि वहां पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. एंड नाउ दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियर जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो एक छोर होता है, एक सिरा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द अदर पार्ट इज अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो दिस इज न्यूक्लियस एंड इट्स फंक्शन. अब न्यूक्लियस जैसे मैंने बोला कि दिस इज क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म. क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है. नाउ समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये क्रोमैटिन है. क्रोमैटिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठे होते जाएंगे एंड दे फॉर्म अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड क्रोमोसोम. एक टिपिकल क्रोमोसोम के हम स्ट्रक्चर देखें. दिस इज लाइक दिस.
two arms called chromatids attached with a structure which is called primary constriction or centromere. These are chromatids, and this is called primary constriction or centromere. तो क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए, और इसी के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो क्रोमैटिन है दैट इज फॉर्म्ड बाय द डीएनए, और इसकी जो स्ट्रक्चरल, इसकी जो फंक्शनल यूनिट होगी दैट इज जीन्स. इसके ऊपर जीन्स है, एंड जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. हमारी ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी कैरेक्टर्स जो हम इनहेरिट करते हैं, हमारी मतलब काफी सारी जो हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवन समटाइम आवर नेचर ऑल्सो काफी हद तक हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है. हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारी स्किन का कलर, हमारी मतलब आईज का कलर, बालों का कलर, ये सब जो चीजें हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. तो काफी चीजें जो हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, हमारे पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से. तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स, बिकॉज हमें वही क्रोमोसोम्स है जो कि हमने अपने फादर से इनहेरिट किए हैं. 50% ऑफ द क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द फादर साइड and 50% of the chromosomes comes from the mother side. That's why हम मदर और फादर दोनों से सिमिलरिटी शो करते हैं. बट कितनी सिमिलरिटी शो होगी? अगर 50% क्रोमोसोम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 50% सिमिलरिटी हम मदर से शो करेंगे और 50% फादर से. ऐसी कोई हमारे पास डेफिनेट रूल नहीं है. इट मे बी पॉसिबल कि हम अपने मतलब मदर से ज्यादा सिमिलर हो या फिर फादर से ज्यादा सिमिलर हो, तो इसके लिए हमारे पास कोई डेफिनेट रूल नहीं है. हाँ, बट ये सर्टेन है कि देयर मस्ट बी सिमिलरिटीज. हम 100% तो नहीं, लेकिन काफी कुछ अपने मदर और फादर के सिमिलर होते हैं, बट वी हैव डिफरेंसेस आल्सो, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो अपने पेरेंट्स के 100% सिमिलर नहीं होते, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम्स ऑफ मदर एंड फादर कंबाइंस, एंड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन न्यू प्रॉपर्टीज आर डेवलप्ड. तो इस तरह से हमें सिमिलरिटीज तो होती है, बट वी हैव वेरिएशंस आल्सो, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में फिर इतना. इसके आगे फिर हम अभी जो क्रोमोसोम का जो नंबर है, तो क्रोमोसोम का नंबर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पीसीज स्पेसिफिक. मतलब डिफरेंट स्पीसीज में इनका नंबर जो है वो अलग अलग होता है, फिक्स्ड होता है. तो वी कैन राइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पीसीज स्पेसिफिक. स्पीसीज स्पेसिफिक की मीनिंग कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इनका नंबर अलग अलग होगा. जैसे देखो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन में हमारी बॉडी में हर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्सेप्ट द गैमेट्स. गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम. उसमें क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है, आधा हो जाएगा. फिर ह्यूमन में 46, और फिर आप देखो जैसे डॉग है, डॉग में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हमारे आपके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, दैट इज 78. कैट की हम बात करें तो कैट में 38. दिस इज डिप्लॉयड नंबर, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. प्लांट किंगडम की हम बात करें तो प्लांट किंगडम में जैसे विट है, विट में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आपको 42 करीब होता है. और वैसे ही कुछ इंसेक्ट्स की बात करें, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी साइज बड़ी हो उसमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होगा. आप देखिए ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर 46 है. गोरिल्ला में क्रोमोसोम का नंबर 48 होता है. फिर देखो डॉग हमसे काफी छोटा है बट उसमें क्रोमोसोम का नंबर 78 है. फिर हमारे पास एक फ्रूट फ्लाई होती है, दैट इज ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम का नंबर 8 होता है. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होगा. वन थिंग मोर, क्रोमोसोम को हम समटाइम डिप्लॉयड और हैप्लॉयड बोलते हैं. तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. One set comes from the father side and another set comes from the mother side. So that's why we have two sets of chromosome, और ये two sets हैं, तो this is called diploid, जिसको हम 2n से लिखते हैं. तो 2 sets का मतलब क्या है? 23 pairs.
अब इस 23 पेयर्स में जो 23 है ये फिर फादर साइड से आएगा, दिस सिंबल इज फॉर मेल, और 23 जो होगा वो मदर साइड से आएगा, दिस सिंबल इज फॉर फीमेल। तो 23 पेयर्स मिला के कितना हो गया, 23 पेयर यानी 42, एंड 42 इज कॉल्ड डिप्लॉयड। दिस नंबर इज कॉल्ड 46, दिस नंबर इज कॉल्ड डिप्लॉयड, दिस इज डिप्लॉयड। तो बॉडी के हर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होता है, यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड मतलब 46, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज 46। फिर बाकी जैसे मैंने आपको ड्रोसोफिला का एग्जांपल दिया, उसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैट का एग्जांपल दिया, उसमें कितना होगा, 38 हो जाएगा। डॉग का एग्जांपल दिया, उसमें कितना होगा, 78 हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉयड मींस व्हाट, 23 को हम क्या बोलेंगे, एम, एंड दिस इज हैप्लॉयड। हैप्लॉयड कहां होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स का मतलब गैमेट्स, दैट इज सेक्स सेल्स। In case of sexually reproducing organisms, gametes are formed. Male gamete is called sperm and the female gamete is called egg cell or ovum. और इनमें क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल से आधा होता है, बिकॉज अगर इनमें भी 46 हो गया तो इनकी फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, और जाइगोट में फिर कितना हो गया, अगले जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर 72 हो गया। 72 नहीं, 72 से ज्यादा, 46, 92 हो गया। फिर अगली जनरेशन में फिर इसका डबल। तो हर जनरेशन में एक नई स्पीशीज क्रिएट होती जाएगी। अगर एक भी क्रोमोसोम का नंबर इधर उधर होता है, 46 के बजाय 47 हो गया, 48 हो गया, 45 हो गया, देन उस केस में वो ह्यूमन बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रह पाता। तो डिपेंड करेगा कि किस क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी में मॉडिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आ जाती है। और जहां क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाए तो हर बार एक नई स्पीशीज क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए इसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल में स्पेशल सेल डिवीजन होती है, दैट इज मियोसिस, और क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉयड कर दिया जाता है। जैसे दिस इज स्पर्म, ये स्पर्म है, दैट इज मेल गैमेट। अब इसमें क्रोमोसोम का नंबर n मतलब 23, एंड दिस इज एग सेल, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉयड n 23। दिस इज ओवम और एग सेल, ओवम, एंड दिस इज फीमेल गैमेट। इनकी फ्यूजन से एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनती है, एंड दिस सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट, जहां पे क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, अगेन 2 है, नॉर्मल नंबर इज मेंटेन। हम सभी अपनी लाइफ की शुरुआत इस सिंगल सेल से करते हैं, जाइगोट। यहां पे n का नंबर कितना, n का मतलब यहां पे कितना हो गया, दैट इज 23। हियर आल्सो इट मींस 23, एंड हियर दिस इज 46। तो दीज आर हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड है। दिस वन इज हैप्लॉयड, दिस वन इज आल्सो हैप्लॉयड, बट दिस इज डिप्लॉयड, normal number of chromosomes. Now the next is cell organelles. Cell organelles हमारे पास कौन कौन से हैं उसको स्टडी करते हैं। सेल ऑर्गेनल हमने साइड। Now the next is cell organelles. Cell organelles. अब हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास सेल है, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक लिक्विड है, एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड साइटोसोल। इस साइटोसोल के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स होती हैं विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जैसे इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स आर द स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द साइटोसोल, ये साइटोप्लाज्म। तो सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, द स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन द साइटोसोल। The structures embedded in the cytosol. अब सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, there are three types में कौन कौन से, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी इनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन माउंट,
उसके बाद फिर आप ले सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी एक ही मेम्ब्रेन होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। एंड द थर्ड इज मेम्ब्रेनलेस, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेनलेस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमारे इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गए। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस भी हम इसको बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गए, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये सारे हो गए। और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर के एग्जांपल में आप ले सकते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।